हेलो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक का ये थर्ड फेज है, यानी थर्ड पार्ट। प्रीवियस जो भी आपको देखना होगा पार्ट 1, पार्ट 2, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसकी जानकारी हम हर एपिसोड में बोल रहे हैं। लास्ट क्लास यानी प्रीवियस क्लास में आपको दिखाया गया था नाइट्रोजन का जितना भी फैमिली मेंबर है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वो अपना हाइड्राइड कैसे बनाता है, और उस हाइड्राइड का अलग अलग प्रॉपर्टीज देखे, थर्मल स्टेबिलिटी देखे, रिड्यूसिंग पावर देखे, बेसिक स्ट्रेंथ देखे। हाँ, हालांकि एक चीज छूट गया था उसमें, उसको हम बता दें। पूरा नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन ही एकलौता ऐसा एलिमेंट है पूरे नाइट्रोजन फैमिली में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। याद रखिए, वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल 3 एलिमेंट बनाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन तीनों को आप नजर में रखेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। हाइड्राइड फॉर्मेशन देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नाइट्रोजन का जो फैमिली मेंबर है वो हैलाइड कैसे बनाएगा। हैलाइड हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हैलाइड बनाएगा। हैलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इतना के साथ रिएक्ट करेगा। और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा मैक्सिमम वैलेंसी का जलवा। याद रखिए, मैक्सिमम वैलेंसी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका कमांड है वो राजा है, पी ब्लॉक का वो राजा है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। तो मैक्सिमम वैलेंसी पर बहस होगी। मैक्सिमम वैलेंसी जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देख लेंगे इसका लिंक। तो नंबर ए था हाइड्राइड का, यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। नंबर बी में आज आ जाते हैं हैलाइड फॉर्मेशन। और हैलाइड फॉर्मेशन 2 तरह से होगा। क्या 2 तरह से होगा वो हम आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दो फेज में होगा। पहला फेज ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड यानी ट्राई का मतलब 3 ठो हाइड्रोजन जुड़ेगा, और एक पेंटा हैलाइड। जैसे हम एम से डिनोट कर लेते हैं किसको, नाइट्रोजन फैमिली को, यानी एम के जगह पर एन भी आ सकता है, फास्फोरस भी ले सकते हैं, आर्सेनिक भी ले सकते हैं, एंटीमनी भी ले सकते हैं, और आप अपना बिस्मथ भी ले सकते हैं, बिस्मथ भी। और एक्स से डिनोट कर लेते हैं हाइड्रोजन को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन तीनों पर आपको विशेष नजर डालना है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक एलिमेंट है। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है बहुत ही ज्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बहुत कुछ गड़बड़ करता है। ये तीनों कॉमन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और यहां भी तो वही चीज होगा। यहां भी M इज इक्वल टू नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। चमक जाएगी किस्मत जब आप इसे गौर से देखेंगे। हर चीज में इतना मत सोचिए जो खाली 12th में ही काम देगा, पॉलिटेक्निक में भी काम देगा, अप्रेंटिस में भी काम देगा। ये मैक्सिमम वैलेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन हर रूप में आ जाता है क्वेश्चन इसका। और क्वेश्चन का पैटर्न आपको लिखवाया गया है। हमने बराबर बोला है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट और थर्ड पीरियड का एलिमेंट पर आप नजर बनाए रखिए। सेकेंड पीरियड जिसके पास 2 ऑर्बिट, थर्ड पीरियड जिसके पास 3 ऑर्बिट। तो इसमें क्या कंडीशन है। और पेंटा हैलाइड का मतलब वहां पर शो करेगा कितना का वैलेंसी, 5 का। तो यहां पर all the
all the nitrogen family can forms trihalide due to 3 unpaired orbitals और इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट, जैसे MX3। अब MX3, M के जगह पर आप इन सभी में से कुछ भी ले सकते हैं। सपोज हमने ले लिया नाइट्रोजन और इसके जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, हमने ले लिया क्लोरीन, तो X3 है तो Cl क्या हो गया 3। याद रखिए नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन फैमिली का जो भी एलिमेंट है, यहां पर वैलेंसी 3 का शो कर रहा है, तो इसका जो वैलेंसी होगा क्लोरीन का नंबर हो जाएगा, इसीलिए लिखा गया है क्लोरीन का नंबर कितना 3। ठीक, अगर फास्फोरस करेगा तो PCl3 एंड सो ऑन। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, इतना समझ गए। अब आ जाइए पेंटाहेलाइड में, तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन, एक्सेप्ट यानी कि छोड़ करके, किसको छोड़ करके, नाइट्रोजन को छोड़ करके। क्यों नाइट्रोजन को छोड़ करके? अरे भैया नाइट्रोजन नहीं बनाएगा पेंटाहेलाइड, बार बार बोले हैं नाइट्रोजन का लास्ट ऑर्बिट सेकंड है और सेकंड ऑर्बिट में एक भी ऑर्बिटल खाली नहीं होगा, जिसके लास्ट ऑर्बिट में खाली ऑर्बिटल होगा वही बनाएगा मैक्सिमम वैलेंसी। तो क्या फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ बनाएगा? निश्चित रूप से ये सब बनाएगा। तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन all the elements can form pentahalide, that is shows pentacovalency, यानी यहां पर पेंटाकोवैलेंसी शो करेगा जैसे MX5। तो M के जगह पर आप नाइट्रोजन को क्या करेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इट हैज नो वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द लास्ट ऑर्बिट, इसके लास्ट ऑर्बिट में नहीं है वैकेंट। लेकिन फास्फोरस बट PCl5 AsCl5 एक्सेट्रा, ये जो है पॉसिबल होगा। अब इस पर क्वेश्चन तो आपको बतलाया गया है। क्या क्वेश्चन बतलाया गया है? आप ध्यान से सुनिएगा। क्या बतलाया गया है? मैक्सिमम वैलेंसी में वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिपीट करने से कोई बेनिफिट है नहीं। उसमें लिखा गया है जो नाइट्रोजन शोज ओनली ट्राइकोवैलेंसी, नाइट्रोजन केवल 3 का वैलेंसी शो करता है, बट फास्फोरस शोज ट्राई एंड पेंटाकोवैलेंसी। व्हाई? तो इसके लिए आप मैक्सिमम वैलेंसी देखिएगा। बार बार वही चीज रिपीट करने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। या इसको दूसरे ढंग से कैसे पूछेगा? NCl3 इज पॉसिबल बट NCl5 डज नॉट पॉसिबल। व्हाई? यानी NCl3 तो संभव है लेकिन NCl5 संभव नहीं है। वैसे हमने शॉर्टकट में बोला था, इसका आंसर लिख दीजिएगा सीधे। जब कुछ नहीं आता उस परिस्थिति में बोल रहे हैं, जैसे मंदिर में गए, श्लोक नहीं आया तो क्या किए? सीधा हाथ जोड़ लिए। ठीक उसी प्रकार से उस कंडीशन में आप लिख दीजिएगा इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। बस हो गया, उलझा करके छोड़ दीजिए। समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझने वाला को अब क्या कीजिएगा। और जिसको एक्सप्लेनेशन देना है तो उसमें एक्सप्लेन भी बहुत बढ़िया से किया है। दैट्स ओके।
हाँ तो दोस्तों, अब जो है नाइट्रोजन फैमिली का जो मेन प्रॉपर्टीज था वो हमने दिखला दिया, और उससे वैसे तो प्रॉपर्टीज दुनिया भर का भरा हुआ है, उतना पर नहीं जाना है, जितना हम बोले उस पर जाना है। अब हम देख लेते हैं इसका एलोट्रोपिक फॉर्म्स। अपर रूपता जानते होंगे, अपर रूप जिसका कि एक से अधिक रूप हो, जैसे कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, उसका क्या चीज है? एलोट्रोप्स है। ठीक उसी प्रकार से फास्फोरस का भी अपना अपर रूप है, 5 फॉर्म में मिलता है, 5 फॉर्म्स में। जैसे हम लोगों के गॉड हैं विष्णु भगवान, सब कोई जानता है, दशावतारम, 10 अवतार है, इसलिए बोला जाता है क्या चीज? दशावतारम। चाहे वो मत्स्य हो, चाहे वो वाराह हो, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, ये सब क्या है? विष्णु भगवान के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। इसलिए इसी प्रकार से कार्बन का जो अपर रूप है तो है ही, वो तो जनरल सबको जानता है। फास्फोरस का 5 अपर रूप है, जिसमें से 3 ठो केवल फॉर्मेलिटी के लिए है। इसमें से कभी कभी हल्का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कोई दाग देता है तो दाग देता है, नहीं तो उतना टच नहीं करता है। मेन है चौथा और 5वां, जो व्हाइट फास्फोरस है और रेड फास्फोरस है, वहां पर ध्यान कंसेंट्रेट करना है। फिलहाल देखिए एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस, इसलिए हमने लिख दिया इसको पर, टाइम इसमें नहीं बर्बाद करना है। कहां आपको ध्यान देना है वहां पर बार बार हम फोकस डालेंगे। फास्फोरस एग्जिस्ट इन 5 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, 5 रूप में यह जो है प्राप्त होता है, एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा? पहले देख लेते हैं वायलेट। वायलेट जानते होंगे, बैंगनी कलर, बैगन का कलर यानी बैंगनी कलर। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस इन अ सील्ड ट्यूब। सील्ड ट्यूब में, सील्ड मतलब क्या? क्लोज रहेगा, उसमें हम किसको हीट करेंगे? व्हाइट फास्फोरस को। सील्ड ट्यूब में ही क्यों करेंगे? अगर ओपनली करेंगे तो व्हाइट फास्फोरस कैच कर लेगा फायर। 33 डिग्री सेल्सियस व्हाइट फास्फोरस को जहां भी मिल जाएगा टेम्परेचर वायुमंडल में, वो अपने आप आग पकड़ लेगा। हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे, किस्सा कहानी सुनते थे, आम के बगीचा में रहते थे तो दूर कभी खेत के मैदानों में, खेतों में देखते थे कहीं रात को जो आग का शोला लपका और फिर बुझ गया, तो हम लोगों के दादा दादी डराया करते थे, जो ये राक्षस है, पकड़ लेगा तो रात भर काम करवाएगा और सुबह को छोड़ देगा, डराने की वजह से, ताकि घर चले जाए। लेकिन एक्चुअल क्या है? एक्चुअल ये है जो वो हवा में तैरता हुआ फास्फोरस है। कहीं इंटीरियर इलाके में, कहीं दूर जानवर मरा हुआ है तो बोन्स, इसका मेन जो है बोन है, बोन से यहाँ ये जो है रिलीज होता है, बोन से, हड्डी से रिलीज होता है और हवा में तैर रहा है, तो जहां उसको उतना टेम्परेचर मिल गया तो जल गया। दिन को जला तो पता नहीं चला, रात को कहीं टेम्परेचर मिल गया तो जल जाता है तो पता चलता है। वो पहले के जमाने में, अब तो जानवर का हड्डी भी ले जाता है उठा करके। तो इसलिए व्हाइट फास्फोरस को सील्ड ट्यूब में मतलब गर्म किया जाता है ताकि आग न पकड़े। स्कारलेट फास्फोरस, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस को डिजॉल्व करवाते हैं क्या चीज में? PbR3 में। लाल फास्फोरस को घोल देते हैं PbR3 में, ये मिल जाता है। और ब्लैक फास्फोरस में क्या है? इट इज क्रिस्टेलाइन एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस। क्रिस्टेलाइन है और मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। अब रह गया नंबर 4। नंबर 4 को हम अलग से इसलिए रखते हैं, जो ये इसमें थोड़ा सा डिटेल्स देना पड़ेगा, इसलिए रखते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। तो नंबर 4 में आते हैं व्हाइट और येलो फास्फोरस भी इसको कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। येलो फास्फोरस इसलिए बोलते हैं,
व्हाइट फास्फोरस को पानी में डुबा करके रखा जाता है और कुछ देर के बाद इसका कलर जो है चेंज हो जाता है, हल्का सा घी कलर में आ जाता है। येलो का मतलब एकदम से येलो नहीं हो जाएगा, घी कलर में आ जाता है। और जैसे पानी में डुबा करके पनीर रखा हुआ होता है, चाकू से उसको कटिंग करते हैं, उसी प्रकार से ये पानी में वाटर में डुबाया हुआ रहता है। इसको आप, ये मोम की तरह होता है, चाकू से इसका आप कटिंग कर सकते हैं। तो इट इज मोस्ट कॉमन variety of phosphorus का मोस्ट कॉमन वेराइटी है। हम बोर्ड पर इसको पहले लिख लिए हैं, टाइम बर्बाद ना हो इसलिए ऐसा किए हैं। आप इसको पॉज में डाल लीजिएगा और उतार लीजिएगा, थोड़ा सा लिखना है इसमें, ठीक है। और अब समझिए, आप निश्चिंत से समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप समझेंगे तो अपने आप लिख भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो व्हाइट को येलो फास्फोरस भी कहते हैं, ये तो बतला चुके हैं। इट इज मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ फास्फोरस। जनरल है, फास्फोरस का मतलब ही होता है व्हाइट या येलो, यही सबसे मेन है उसका फॉर्म। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। और कैसे मिलता है, तो फास्फोराइट और बोन एश। फास्फोराइट कहा जाता है बोन एश को। बोन एश का मतलब क्या हो गया, हड्डी को जलाने के बाद जो एश मिला, राख, उसको कहते हैं। बहुत कॉस्टली चीज होता है वो। बोन एश मिलता है कैसे, तो हड्डियों का, बोन्स का कलेक्शन किया जाता है और उसका जहां पर इंडस्ट्री है वहां पर ले जाया जाता है। छोटा छोटा टुकड़ा में उसको क्या करता है, कटिंग करता है। उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड से उसको वॉश करता है, धोता है। और धोने के बाद जब उसको जलाता है तो जो राख मिलता है उसको कहते हैं बोन एश। लेकिन जलाने के बाद जलाते हैं उसको नहीं, वहां जो आपको मिला, जो प्रोडक्ट मिला, साफ करने के बाद, कार्बन डाइसल्फाइड से साफ करने के बाद, उससे तो हम फास्फोरस को प्राप्त करते हैं। कैसे, इन एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में हीट करते हैं, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो वो पेस्ट में बदल जाता है। उस पेस्ट का बहुत इस्तेमाल होता है बाबू। आप टूथपेस्ट करते हैं, 90% हिस्सा उसमें बोन पेस्ट का होता है। कैप्सूल खाते हैं तो कैप्सूल का जो कवर होता है, याद रखिए कवर, वो इसी बोन पेस्ट का होता है। दिखने में लगता है प्लास्टिक के जैसा, लेकिन आपको तो ये भी मालूम होगा, जो प्लास्टिक जब पेट में जाएगा तो क्या वो गलेगा, क्या वो पचेगा? नहीं। इसलिए वो बोन पेस्ट का बनाया जाता है। इससे और क्या किया जाता है, गन्ना का जूस से जब चीनी को तैयार किया जाता है तो गन्ना का जूस का कलर कैसा होता है, मटमैला कलर का होता है। इससे उसको साफ किया जाता है, वॉश किया जाता है। और वॉश करने के दरमियान अंत में जो बेकार पदार्थ, वेस्ट मटेरियल मिलता है, उसको जलाते हैं, तब मिलता है बोन एश। तो याद रखिए, आप बोलते हैं हम शाकाहारी हैं, तो कैसे आप शाकाहारी हुए, खुद सोच लीजिए। तो बोन एश, जिसका फॉर्मूला अगर कोई पूछेगा क्या होता है, तो CA3PO4 का कैल्शियम फॉस्फेट होता है। PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट को बोला जाता है। कैल्शियम का वैलेंसी 2 और फॉस्फेट का वैलेंसी 3। इट इज वेरी रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। एंड हैज टेट्रा एटॉमिक स्ट्रक्चर। टेट्रा मतलब चार एटम वाला। ये गैस तो नहीं है, जितना भी गैसियस एलिमेंट होता है वो होता है डाई एटॉमिक, लेकिन ये गैस में नहीं है, सॉलिड के रूप में होता है। जब आप बाहर एयर में रखेंगे तो वो जल जाएगा। तो देखिए इसका, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, P4।
व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला P4। टेट्रा एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, इस पर थोड़ा सा एक नजर डाल लीजिए आप। ये यहां पर आप एक चीज गौर से देखिए, जितना फास्फोरस है टोटल का टोटल कितना कितना बॉन्ड बनाया है। इसको देखिए 1 2 3, इसको देखिए 1 2 3, इसको देखिए 1 2 3, 3 बॉन्ड, यानी ट्राइवैलेंसी शो किया है। और जितना बॉन्ड बनाता है उतना ही इलेक्ट्रॉन खर्चा होता है। तो फास्फोरस के बाहरी कक्षा में हो गया 5 1 2 3 4 5, 3 ठो खर्च हो गया बॉन्ड बनाने में। 1 2 3 बच गया कितना 2, यानी हर फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है बचा हुआ है। P यहां का एंगल होगा, हर एंगल होगा 60 डिग्री का, और यहां से यहां तक, कहने का मतलब फास्फोरस टू फास्फोरस का जो लेंथ होगा, जिसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ कितना होगा 2.21 एंगस्ट्रम। और याद रखिए आप इस बात को, 1 एंगस्ट्रम कितना, बोलिए 10 to the power minus 10 मीटर। सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और रेड फास्फोरस में आते हैं, ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस। लेस रिएक्टिव फॉर्म इसलिए जो ज्यादा रिएक्शन नहीं करेगा, और याद रखिए जो लेस रिएक्टिव होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जो मोर रिएक्टिव होगा वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल जो होता है वही ज्यादा रिएक्टिव होता है। दोनों एक दूसरा का क्या चीज होता है, अपोजिट होता है। तो लेस रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस, इससे 2 पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर लेस रिएक्टिव फॉर्म है तो स्टेबिलिटी इसका क्या होगा, ज्यादा। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, और इसको प्राप्त कैसे करते हैं, मिलता कैसे है, तो व्हाइट फास्फोरस से मिलता है। क्या कर देते हैं व्हाइट फास्फोरस को, तो व्हाइट फास्फोरस से मिलता है इन अ क्लोज्ड आयरन रिटॉर्ट। आयरन रिटॉर्ट इस टाइप का होता है, आयरन का बना हुआ यहाँ पर ढक्कन टाइप का होता है, क्लोज होता है, इसमें इसको हीट किया जाता है। इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, इसके अंदर का जो एटमॉस्फेयर होगा वो इनर्ट का मतलब क्या, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर हम हाइड्रोजन इनर्ट तो आ जाता है, हीलियम नियॉन क्रिप्टन आर्गन जेनम, तो वो वहां पर यूज ना करके इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया वैसा एटमॉस्फेयर देंगे जो अंदर में उसके प्रेजेंस में जले नहीं, आग नहीं पकड़े। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में तो कोई चीज जलेगा नहीं, तो उसके प्रेजेंस में कर लेते हैं तो हीट। तो लेस रिएक्टिव फॉर्म हो गया फास्फोरस का, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस, और इसको प्राप्त किया जा सकता है व्हाइट फास्फोरस से इन अ क्लोज्ड आयरन रिटॉर्ट में गर्म करके इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, और इतना पर गर्म करते हैं 550 डिग्री सेल्सियस, 550 डिग्री सेल्सियस पर। इट हैज पॉलीमेरिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। पॉलीमेरिक, पॉली का मतलब क्या होता है, ढेर सारा, मोनो का मतलब एक, पॉली का मतलब अनेक, और मर्स का मतलब क्या चीज होता है, पार्ट्स, ढेर सारा मॉलिक्यूल, ढेर सारा छोटा छोटा मॉलिक्यूल एटम जुड़ करके जो बड़ा बनाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर्स। और कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल, काफी जटिल। तो इस वजह से इसका चूंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसलिए उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। कैसा हम बना सकते हैं इसे, ये एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल से इसी प्रकार से जुड़ते हुए कंटिन्यू चेन बनाते हुए चला जाएगा। ये स्ट्रक्चर हुआ क्या चीज का, तो रेड फास्फोरस का। तीसरा भाग यहाँ पर हम आज क्लोज करते हैं। अगला भाग में देखेंगे हम लोग, फोर्थ पार्ट में देखेंगे फास्फोरस का 3 चीज देखने का कोशिश करेंगे। पहला चीज देखेंगे
कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, जैसे व्हाइट को रेड में कैसे बदलेंगे, रेड को व्हाइट में कैसे लेंगे, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव होता है, रेड फास्फोरस कम रिएक्टिव होता है, इस पर देखेंगे। तीनों का डिफरेंसेस देखेंगे, व्हाइट, रेड और ब्लैक का, और उसके बाद देखेंगे हम लोग फॉस्फीन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इस पर बने रहिए और ये आपको कहाँ काम देगा वो बताएंगे हम अगले एपिसोड में। दैट्स ओके। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए ताकि ये मटेरियल आपको अपने आप घर पर पहुंच जाए। और जो बच्चे नहीं ढूंढ पाते हैं, नए जुड़े हैं, उनको बोलिए वो लिंक को डिस्क्रिप्शन में ढूंढेंगे, अवश्य मिलेगा। गुड नाइट।